सबसे पहली चीज ग्लोबलाइजेशंस में आपको ध्यान रखनी है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम ग्लोबलाइजेशंस की बात कहते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भी होता है। ग्लोबलाइजेशन के एक पहलू पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी होते हैं और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी होते हैं। यानी एक राजनीतिक भूमंडलीकरण नाम की भी एक चीज है, एक आपको आर्थिक भूमंडलीकरण भी है, ये भी एक प्रक्रिया जारी है, और एक सांस्कृतिक भूमंडलीकरण भी है। तो सबको एक ही चीज समझना या सारी बारीकियों को भुला देना ये ठीक नहीं है। ये जो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यानी हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, और तीनों क्षेत्र में कैसी चीजें बदल रही हैं, तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। दूसरी बात जो ये है कि ये वास्टली अनइवन है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से हर जगह नहीं पाया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत आगे चले गए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वो बहुत तेजी के साथ और बहुत अंदर तक वो जुड़ चुके हैं। कुछ कंट्रीज हैं कि जो उस तरह से भी ग्लोबलाइज नहीं हो पाए हैं। कुछ देशों में ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव ऐसे पड़ रहे हैं, कुछ देशों में उसके प्रभाव वैसे पड़ रहे हैं, एक तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ कंट्रीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन की कुछ पॉलिसी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। कुछ लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इससे नुकसान उठा रहे हैं। और जो विद्वानों की जो राय है ग्लोबलाइजेशन को लेकर वो भी एक नहीं है, उनमें भी लड़ाई हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है कि बुरा है, ग्लोबलाइजेशन क्या विकास के रास्ते पे लेके जाएगा या तबाही मचा देगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो एक जमाने में ग्लोबलाइजेशन के समर्थक थे, लेकिन बाद में वो उसके बड़े कट्टर विरोधी भी बन गए। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को समझ लेना कि ये बहुत ही आसान चीज है, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन देना ये सब थोड़ी मुश्किल चीज है, बारीक चीज है। इसीलिए एक पेपर बना हुआ है, पेपर सपोज सोचिए इसको कि ये कोई एक चैप्टर नहीं है कि हम चलो एक या दो लेक्चर में हम इसको खत्म कर दें। एक पेपर है, यानी एक सेमेस्टर आपको इसी के बारे में सोचना है, इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है, बहुत हद तक ग्लोबलाइजेशन प्रभावित कर रहा है। आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, क्या नहीं होगी, कैसी सरकार की नीतियां होंगी, कैसी आर्थिक नीति होगी। यहां तक कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की पॉलिसी कैसी बनेगी, फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ये सब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया इसको प्रभावित कर रही है। मिसाल के तौर पर जगदीश भगवती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं पिछले क्लास में पढ़ाया भी था। तो जगदीश भगवती क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के कट्टर समर्थक हैं। क्या हैं? समर्थक है। तो वो जो नेहरू की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले थी जिसमें प्रोटेक्शन था, यानी आयात को यानी इंपोर्ट को कम से कम करने की पूरी कोशिश होती थी, इसके वो विरोधी हैं जगदीश भगवती। तो जगदीश भगवती की किताब इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है कि पहले कार जो था, कार यानी जो आप गाड़ी चलाते हैं जिसमें आप बैठते हैं, तो पहले ज्यादातर कार जो होते हैं भारत में खुद भारत की कंपनियां बनाती थी, है ना। बाहर के कार जो होते थे
वो नहीं आ पाते थे बहुत, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा लगा हुआ होता था। तो कह रहे हैं जगदीश भगवती कि एक जगह वो जिक्र कर रहे हैं कि भारत में बने हुए कार का वही हाल था कि हॉर्न को छोड़कर बाकी हर तरफ से आवाज आती थी, शोर होता था, सीटियां बजती थी। आपको हंसी नहीं आ रही इस बात पे? उनके कहने का मतलब है कि गाड़ी चलती है तो हॉर्न से आवाज आनी चाहिए ना, लेकिन गाड़ी से हॉर्न की आवाज की जरूरत नहीं है, गाड़ी के पूरे हिस्से से आवाज आ रही है, यानी गाड़ी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, शोर मचा रही है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यानी वो कहना चाह रहे थे कि पहले की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था से अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं बन पाती थी। यानी आज अगर आपके पास बहुत तरह की गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, तो अगर आप जगदीश भगवती के शब्दों में जाएंगे तो वो कहेंगे ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ कि आप इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का सुख भोग रहे हैं। यानी उनके लिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी दूर हुई, लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी और बढ़ी है, गरीब मुल्क जो हैं और ज्यादा गरीब हुए हैं, और ये एक तरह का रिकोलोनाइजेशन यानी एक तरह का उपनिवेशवाद जो है, जो राजनीतिक आजादी जो हमें मिली विदेशियों को भगा के, उसके बाद से फिर ये अपना चेहरा बदल के आ रहा है। मतलब डायरेक्ट आप पे रूल कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी आर्थिक नीतियों को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हाथ ममोड़ने की कोशिश हो रही है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि ग्लोबलाइजेशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस से जो रिलेटेड कंपनियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो इदारे हैं, वो आपको देश में कैसी पॉलिसी बनेगी उसको तय करते हैं। जैसे आपने IMF का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको हम पढ़ाएंगे बाद में, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये क्या करता है, अगर आपको कर्ज देगा, अगर आप गरीब कंट्री हैं, अगर आपको कर्ज देगा तो बताएगा आपको क्या क्या करना है। यानी कर्जा के साथ साथ आपकी कैसी आर्थिक नीति होगी वो भी ये लोग तय करते हैं। यानी राज्य जो है वो किस तरह की पॉलिसी बनाएगा उस पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो इन बातों को कहने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इतनी आसान चीज नहीं है कि कोई पूछे क्या ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूंजी का प्रभाव हो रहा है, प्रवाह मतलब फ्लो हो रहा है, और अर्थव्यवस्था एक देश की दूसरे देश से जुड़ गई है। ये बात सही है, लेकिन उसके अंदर में बहुत और गहराई है, उसके अंदर में और बहुत लोगों के मत जो हैं एक नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं, जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात आएगी, खासकर जब आर्थिक ग्लोबलाइजेशन की बात आएगी, तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही आर्थिक ग्लोबलाइजेशन है। और आर्थिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक भूमंडलीकरण कैसे काम करता है, तो वो पूंजी, कमोडिटीज, वस्तुएं, पूंजी, लेबर, इंसान, इसका प्रवाह हो रहा है। मतलब एक देश से दूसरे देश में वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब जो भी देश अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहा है वो अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल रहा है। उसके मुल्क में भी बनने वाले सामान दूसरे देश में बिक रहे हैं, और दूसरे देश में भी बनने वाले सामान उनके मुल्क में बिक रहे हैं। आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा कि भारत में जो बनने वाली चीज है उसको तो दूसरे कंपनी अपना दरवाजा खोल दे और दूसरे देशों के सामान के लिए आप अपना दरवाजा ना खोले, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी खोलना होगा और दूसरे देश भी खोलेंगे। और एक और चीज क्या हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का भी एक देश से दूसरे देश में आना जाना जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक आलोचना भी है उसकी कि जिस तेजी से सामान आते जाते हैं, जिस तेजी से पैसा आ रहा है, जिस तेजी से निवेश हो रहा है, उस तेजी से इंसान एक देश से दूसरे देश नहीं जा रहा है। क्योंकि अमीर जो देश हैं वो क्या करते हैं, गरीब देश के जो लोग जब वहां जाना चाहते हैं तो उनको रोकने के लिए वो तरह तरह की पाबंदियां लगा देते हैं, वीजा कंडीशन लगा देते हैं,
और कहते हैं कि भाई एक लेवल से ज्यादा हम आप लोगों को यहां एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे तो हमारे देश में जो हमारे नागरिक है उनका जॉब चला जाएगा। तो एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि पूंजी और आपका सामान, इसका तो आदान प्रदान खूब हो रहा है, लेकिन इंसान के आवागमन पे एक तरह की रोक लगी हुई है। क्यों रोक लग रही है? कहीं ना कहीं अभी भी जो बड़े बड़े जो देश हैं उनको, जो गरीब देश से जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी उनको डर है कहीं आके हमारी डेमोग्राफी को न बदल दे, हमारे देश में बड़ी तादाद में आ न जाएं, इनको चेक करके रखो। तो एक तरफ तो बात हो रही है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक वैश्विक गांव बन रहा है, सारे बंधन टूट रहे हैं, सारी दीवारें टूट रही हैं, अपने दरवाजे खोलो, मैं अपना खोल रहा हूं, एक वैश्विक स्तर पर ट्रेड हो। और दूसरी तरफ एक देश का इंसान जब दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर बहुत सारी की पाबंदियां लगाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए, ज्यादा लोग ना आ जाएं, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे और हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पैसा आए तो ठीक है, सामान आए तो ठीक है, लेकिन इंसान से प्रॉब्लम है ना। किसी को लगता है कि अरे ये तो आतंकवादी हो जाएगा अगर आएगा हमारे देश के अंदर में, है ना। कुछ एक धर्म विशेष के लोगों को आजकल आतंकवादी समझा जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं, है ना, कि भाई इनसे बच के रहना, इनको मत देना, इनको मत अपने मुल्क में बुलाओ। या फिर आप देखेंगे अरब के देशों में, गल्फ के देशों में बहुत सारे हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों काम करते हैं वहां पे, लेकिन उनको वहां पे क्या है, उनको कोई नागरिकता नहीं है, काम करो और काम करने के बाद लौट जाओ भाई, है ना। और उनके साथ भी बहुत सारी रिपोर्ट आती है कि जो काम करते हैं उनकी हालत मजदूरों की ठीक नहीं है, उनका शोषण भी होता है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पूंजी आए वाह वाह, सामान आए वाह वाह, निवेश हो बहुत ही अच्छा, लेकिन जब इंसान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो लोगों को डर लगने, अरे देखना कैसे लोग आ रहे हैं, उन पे वीजा लगाओ। तो ये भी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्लोबलाइजेशन में लोग कह रहे हैं कि प्रवाह हो रहा है, फ्लो है। किसका फ्लो है? पैसे का, पूंजी का, टेक्नोलॉजी का, सामान का, वस्तुओं का, इंसानों का। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहले नहीं हो रहा था क्या, है ना। क्योंकि जब से इंसानी सभ्यता है, जब से इंसान है, तब से तो इंसान चल ही तो रहा है कि नहीं है। माइग्रेशन इंसान कर रहा है। इंसान जो है वो तो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। आप सुने होंगे इतिहास की किताब में, आप पढ़े होंगे, सिल्क रूट होता था ना, चाइना से लेके और सेंट्रल एशिया से होकर लोग व्यापार करते थे। फिर क्या होता था, बहुत सारे व्यापार जो है यूरोप के लोग अरब देशों से होते हुए, फिर आपको इंडियन ओशन से होते हुए साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे ना। और बहुत सारे लोग तो आपको केरला के इलाके में वहां बस भी गए, है ना। और बहुत लोगों को ये बात मालूम होगी कि इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम जो है ना, वो मोहम्मद बिन कासिम 9वीं सदी में और 8वीं सदी में वो ये आक्रांता लोग थे, वो लोग आए और उन्होंने इस्लाम को फैला दिया, और इस तरह की बातें बताई जाती। लेकिन ये बात नहीं बताई जाती थी कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में तथा कथित आक्रमण करने से भी कई सौ साल पहले मुसलमान जो लोग थे वो व्यापार के रास्ते केरला के इलाके में बस गए थे, वहां के लोकल लोगों से शादियां की थी, यहां तक कि वहां पे मस्जिदें भी बन गई थी, है ना। तो ये एक चीज आपको ख्याल में रखना है कि इंसान जो है हमेशा एक तरह से चल रहा है, वो रुका नहीं है। इंसान हमेशा चल रहा है। मसाले का व्यापार होता था कि नहीं होता था। इसके अलावा आपको पता है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर वो इराक में जाते थे, बड़ा नाम था उस जमाने में। शतरंज का खेल जो है, शतरंज ये भी भारत का खेल है, चेस पहुंचा। और आपको मैं बता दूं, जो मैथमेटिक्स में जो भी इंडियन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, डेसिमल सिस्टम, 0.0, ये सब सारी चीजें भी अरब के थ्रू यूरोप में पहुंचा। और पंचतंत्र, आप सुने होंगे कहानी पंचतंत्र, ये इसकी भी कहानी वहां पे पहुंची अरब में। तो उसको उन लोगों ने जब अपने अरबी जबान में उसको ट्रांसलेट किया तो उसका नाम रखा कलीला दिमना, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान तो हमेशा ही व्यापार कर रहा है, आइडिया का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन कौन सी नई बात है?
कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन के जो समर्थक है वो कहते हैं कि ठीक है साहब, पहले भी इंसान आता जाता रहा है, पहले भी इंसान व्यापार करता रहा है, लेकिन अभी उसमें एक फर्क है। आज के ग्लोबलाइजेशन में, समकालीन ग्लोबलाइजेशन में एक फर्क है। क्या फर्क है? इसका स्केल बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। स्केल का यहां पे हो गया ट्रांसलेशन हिंदी, पैमाना, बड़े पैमाने पे हो रहा है ना। तो इसलिए जो समकालीन ग्लोबलाइजेशन है, इस ग्लोबलाइजेशन को हम अलग रखेंगे। जो लोग, कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर व्यापार कैसे हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे लोग क्यों आ जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे दुनिया कैसे जुड़ गई है? तो इसके लिए एक वजह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस, यानी तकनीक के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में बड़ा क्रांति हुआ है। नहीं हुआ है? पहले क्या था? खत लिखने के लिए लोग सुनते थे ना, आपने फिल्म भी देखी होगी, कबूतर खत लेके जा रहा है, पता नहीं कितना कबूतर खत लेके गया है। ये कहानियों में होता है कि असली भी होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आजकल क्या है, आप टेक्स्ट करते हैं किसी को। कोई इंसान आपके क्लास में बैठा हुआ है और दूसरा इंसान अगर मान लीजिए ऑक्सफोर्ड में भी क्लास कर रहा है, तो आप चाहें तो मेरे लेक्चर को वहां पे व्हाट्सएप की मदद से या उसको रिकॉर्ड करके इमीडिएटली भेज सकते हैं कि नहीं, कि हमारे एक सर हैं जो ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा पढ़ाया, तुमको क्या लग रहा है कि सर ठीक पढ़ा रहे हैं? आप भेज सकते हैं। आप अपने मम्मी से, पापा से बात कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक क्रांति हुआ है। और दूसरी बात यह है, आपके पास मोबाइल में बहुत सारा ऐप है, पैसे का ट्रांजैक्शन है कि ना, गूगल पे से भैया एक चॉकलेट दे देना, कितने पैसे में? 40 रुपए। गूगल पे लेते हो? हाँ लेता हूं। गूगल पे आप कर देते हैं। अब गूगल पे से पैसा कहां जाता है पता ही नहीं। और जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जब मैं गांव में था तो बर्फ आता था, बर्फ, उसको आइसक्रीम मत कहिए, बर्फ कहिए, बर्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी देसी जबान में बर्फ। तो जब वो आता था, पे पे बजाते हुए आता था, है ना, 8 आने का बर्फ, 50 पैसे का। तो हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम क्या करते थे पता है? चावल या गेहूं चोरी करके घर से ले जाके, मतलब चोरी क्या, ले जाके उसको देते थे, चावल और गेहूं और एक बर्फ लेते थे। लेकिन आजकल कैसे हो गया है कि आप जोमेटो ऑर्डर करते हैं, भैया ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, जरा आप मुझे ये नूडल्स जरा ऑर्डर कर देना, है ना। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ना, इसीलिए तो ओला आप बुक कर ले रहे हो, आप पेमेंट आसानी से कर रहे हो, रेलवे को बुक कर रहे हो। तो पैसा का आना जाना, पैसा का प्रभाव आसान हुआ है कि नहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। पहले बैंक में आप जाते थे और पूछते, आप कहते थे क्या बात है अंकल जी, भाई आप एक काम करो, मेरे पासबुक में एंट्री कर दो। अब पासबुक में एंट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्टेटमेंट ले सकते हो, है ना, आप ऑनलाइन बैंकिंग से स्टेटमेंट इमीडिएटली ले सकते हो। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंप्यूटर, रेलवे, रोड्स, टेलीफोन और भी बाकी चीजें हैं। लेकिन यह भी कहना कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ही चीजें बदली है, यह भी कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल्कुल सही नहीं है एक तरह से। क्योंकि कई बार कुछ लोगों का मानना होता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको एक हद से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी का रोल है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, यह भी सही नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि आज के दौर में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज के दौर में एक देश में जो समस्याएं हो रही है वो दूसरे देश के समस्याओं को प्रभावित कर रही है। मिसाल के तौर पर, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो या एक देश में अगर आर्थिक संकट हो तो दूसरे देश पर भी असर करता है। आप पेट्रोल लेते हो, तेल लेते हो, अगर मान लीजिए तेल के कच्चे दाम, जो क्रूड ऑयल है, इसकी कीमत अगर मान लीजिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर वहां बढ़ेगा तो आपके यहां पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना। उसी तरह से आप मान लो कोई सामान लेते हो, वहां पैदावार कम हुआ तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? तो आजकल क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आज एक दूसरे के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं। और एक और चीज है कि आप देखो, समस्याएं जो है ना, एक देश से अब आज के दौर में समस्या सुलझने वाली नहीं है। एक समस्या की जड़ जो है एक देश से लेकर दूसरे देश तक भी फैली हुई है। मिसाल के तौर पे, अगर आप चाहो कि महिलाओं पे हमले बंद हो जाएं,
तो सिर्फ एक देश के बंद करने से नहीं होगा। ड्रग्स को खत्म करना चाहते हो तो एक देश से ड्रग्स को खत्म नहीं होगा। आतंकवाद को खत्म करना चाहते हो तो एक देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अमीरी गरीबी को खत्म करना चाहते हो तो एक देश के खत्म करने से नहीं होगा। और पैंडेमिक, महामारी, वो भी एक देश के खत्म करने से नहीं हो गया। तो आज हमारी जिंदगी बहुत हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। और ये कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के दौर में इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस हो गया। यानी आज हम बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े स्केल में एक दूसरे की जिंदगी और हमारी जिंदगी जुड़ चुकी है। जब हम कोरोना के बारे में चीन से खबर सुनते हैं, या इंग्लैंड से सुनते हैं, या अमेरिका से सुनते हैं, टर्की से सुनते हैं, ईरान से सुनते हैं, तो हम डर जाते हैं कि नहीं। हमारी सरकारें बिल्कुल तैयार हो जाती है कि नहीं, अब थोड़ा लॉकडाउन लगा देना है। उसी तरह से अगर भारत में पेंडेमिक आ गया तो दूसरे देश के लोग भी अपने एयरपोर्ट पे और दूसरे जगह पे चेकिंग बढ़ा देते हैं और अपने देश में क्या करते हैं, एहतियात करना शुरू कर देते हैं, वो कमर बस्ता हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना समझना इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को हर वक्त असर कर रहा है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डायमेंशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल को समझना होगा। उनकी क्या बारीकियां हैं, उसके क्या प्रभाव अलग अलग पड़ रहे हैं और कैसे ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, इन सारी चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में।